क्या है 25,000 करोड़ का बैंक घोटाला? महाराष्ट्र की नई डिप्टी सीएम सुनेत्रा पवार की गर्दन पर क्यों लटकी तलवार? ईओडब्ल्यू से क्लीन चिट के बाद भी क्या खतरे में पड़ सकती है कुर्सी? क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं विस्तार से सब कुछ इस वीडियो में। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार के निधन के बाद पत्नी सुनेत्रा पवार ने महाराष्ट्र की डिप्टी सीएम के तौर पर शपथ ले ली है। लेकिन इस बीच सुनेत्रा पवार 25,000 करोड़ रुपए के महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक घोटाले की जांच के कानूनी दायरे में है। बता दें कि इस घोटाले में दिवंगत अजीत पवार का भी नाम शामिल था। हालांकि मुंबई पुलिस की इकोनॉमिक ऑफेंसिव विंग यानी आर्थिक अपराध शाखा ने अजीत पवार और सुनेत्रा पवार को क्लीन चिट दे दी, लेकिन बाद में ईडी ने इसका विरोध किया और मनी लॉन्ड्रिंग मामले को बंद करने को लेकर आपत्ति जताई। फिलहाल मामला अदालत में लंबित है। जानकारी के मुताबिक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बेनामी संपत्ति कानून के तहत महाराष्ट्र के पूर्व डिप्टी सीएम अजीत पवार और पत्नी सुनेत्रा पवार के खिलाफ जांच की थी। इसके बाद एजेंसी ने करीब 1,000 करोड़ रुपए की संपत्तियां जब्त की थी, लेकिन दंपति को न्याय निर्णय प्राधिकरण और फिर अपीलीय न्यायाधिकरण से राहत मिल गई। कोर्ट ने फैसला सुनाया कि संपत्ति के लिए भुगतान किए जाने के सबूत के अभाव में दंपति को वास्तविक मालिक नहीं माना जा सकता। अब यह समझिए कि कैसे हुआ यह पूरा घोटाला। महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक घोटाले का मामला राज्य के सबसे राजनीतिक रूप से संवेदनशील मामलों में से एक रहा, क्योंकि इसमें सत्ताधारी और विपक्षी दोनों दलों के कई बड़े नेता शामिल थे। यह घोटाला महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक के अंतर्गत आने वाले 31 जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों से संबंधित था। ज्यादातर का नाम जिलों के नाम पर रखा गया था और उनके प्रमुख वरिष्ठ राजनेता थे। इन बैंकों ने नियमों का उल्लंघन करते हुए सहकारी चीनी कारखानों को ऋण दिए थे। आरोप है कि इन चीनी मिलों को 2002 से 2017 के बीच भुगतान में चूक करने के कारण महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक को 25,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। बाद में बैंक ने ऋण वसूली के बहाने चीनी कारखानों और उनकी जमीन की नीलामी बहुत कम कीमतों पर कर दी, जिनमें से अधिकांश बैंक प्रमुखों के रिश्तेदार को बेची गई। बॉम्बे हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई और हाईकोर्ट के निर्देश पर 2019 में जांच शुरू करने के लिए एफआईआर भी दर्ज की गई। इसी के आधार पर ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया। बाद में तत्कालीन विपक्ष के नेता अजित पवार एनसीपी तोड़कर बीजेपी और शिंदे सेना की महायुति सरकार में शामिल हो गए। अब यह समझिए कि कैसे हुआ नीलामी का यह पूरा खेल। जब महाराष्ट्र के पूर्व डिप्टी सीएम दिवंगत अजित पवार महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक से जुड़े थे, तब जारंदेश्वर शुगर कोऑपरेटिव मिल की खरीद के सिलसिले में सुनेत्रा का नाम ईडी की जांच के दायरे में आया था। ईडी ने बताया कि एमएससीबी ने 2010 में एक नीलामी में मुंबई स्थित एक बिल्डर से जुड़ी गुरु कमोडिटी प्राइवेट लिमिटेड को यह मिल 65.7 करोड़ रुपए में बेची थी। इसके तुरंत बाद गुरु कमोडिटी ने नवगठित निजी कंपनी जारंदेश्वर शुगर को 12 लाख रुपए के वार्षिक शुल्क पर मिल पट्टे को दे दिया। ईडी ने कहा कि जारंदेश्वर शुगर मिल्स लिमिटेड के निदेशक राघेंद्र घड़गे अजीत पवार के मामा हैं, तो उस समय बैंक के निदेशक थे। नीलामी में मिल की खरीद के लिए इस्तेमाल की गई धनराशि का अधिकांश हिस्सा जारंदेश्वर शुगर से प्राप्त हुआ था, जिसे बदले में जय एग्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड से 20 करोड़ रुपए मिले थे, जिनमें सुनेत्रा पवार निदेशक थी। जिसके बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के निष्कर्षों को एक्टिविस्ट अंजलि दमानिया ने चुनौती दी। उन्होंने कहा कि पिछले साल मैंने आयकर विभाग को पत्र लिखकर पवार परिवार के खिलाफ मामला फिर से खोलने का अनुरोध किया था। सुप्रीम कोर्ट ने गणपति डीलकॉम मामले में अपने उस आदेश को वापस ले लिया था, जिसमें कहा गया था कि बेनामी लेन देन संशोधन अधिनियम 2016 को पूर्वव्यापी रूप से लागू किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के उसी आदेश के आधार पर उन्हें राहत मिली थी। अंजलि दमानिया ने कहा कि उन्होंने आयकर अधिकारियों से अनुरोध किया था कि वो पवार और भुजबल परिवार की उन संपत्तियों को अधिनियम के तहत फिर से जब्त करें, जिन्हें पहले उसी आदेश के आधार पर मुक्त कर दिया गया था, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट उस आदेश को ले रहा है। हालांकि आगे इस केस में क्या होगा ये आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।